हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज के हमारे नए टॉपिक पर और हमारा टॉपिक है ज़ीनोबायोटिक्स एंड इट्स डिग्रेडेशन। स्टूडेंट्स, ज़ीनोबायोटिक्स का नाम आपने पहले कई बार सुना होगा। ज़ीनोबायोटिक्स उन केमिकल कंपाउंड्स के लिए कहा जाता है जो कि मैन मेड केमिकल्स हैं, जो मानव द्वारा निर्मित केमिकल कंपाउंड्स हैं। ये मैन मेड केमिकल्स नेचर में अनयूजुअली हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मैन मेड केमिकल्स के अलावा कुछ ज़ीनोबायोटिक्स नेचुरली भी हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में होते हैं। ऑलराइट, सो ये ज़ीनोबायोटिक्स केमिकल कंपाउंड जिनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ज़ीनोबायोटिक्स कंपाउंड, ये हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते हैं। मींस ये केमिकल कंपाउंड्स हमारे एयर, सॉइल और वाटर में मिक्सअप होके उन एनवायरनमेंट का हिस्सा बनके लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ज़ीनोबायोटिक्स केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऐसे मैन-मेड केमिकल्स हैं जो नेचर में अनयूजुअली हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं और पूरे एनवायरनमेंट में और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये प्रभावित करते हैं। इनमें रिकाल्सिट्रेंट की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अब रिकाल्सिट्रेंट क्या है? रिकाल्सिट्रेंट ज़ीनोबायोटिक्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें केमिकल कंपाउंड अपने डिग्रेडेशन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, बहुत से ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, स्पेशली हम लोग आज ज़ीनोबायोटिक्स के रेफरेंस से बात करें तो ज़ीनोबायोटिक्स केमिकल कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं डिग्रेडेशन के प्रति। तो ज़ीनोबायोटिक्स की ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिकाल्सिट्रेंट की। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, रिकाल्सिट्रेंट। ऑलराइट स्टूडेंट, सो हमारे नेचर में बहुत सारे ज़ीनोबायोटिक्स केमिकल कंपाउंड तो है, तो उन सभी केमिकल कंपाउंड्स को मेन 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है और उनमें से पहला है हमारा हेलोकार्बन। हेलोकार्बन बेसिकली उनकी बात हो रही है जिनमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम प्रोपेलेंट के रूप में यूज करते हैं। और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल की। पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल, ये सेकंड क्लास है ज़ीनोबायोटिक्स की। जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है बायफिनाइल, इनके स्ट्रक्चर में 2 एरोमेटिक रिंग है जो दूसरे कोवेलेंटली अटैच्ड है। ऑलराइट, थर्ड कैटेगरी है इनकी सिंथेटिक पॉलीमर्स की। सिंथेटिक पॉलीमर, ये जिनसे हमारी ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन जैसे प्रोडक्ट इन्हीं से मिलकर बने होते हैं बेसिकली। फोर्थ हमारी है एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। एल्किल बेंजिल सल्फोनेट, इन्हें हम यूज करते हैं, ये हमारे ये हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट है। ऑलराइट, इन्हें हम सोप वगैरह बेसिकली यूज करते हैं। फिर हमारे हैं ऑयल मिक्सचर, ये आप जानते ही हैं। और लास्ट हमने बाकी को रखा है अदर्स में। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी 6 मेजर क्लासेस है ज़ीनोबायोटिक्स की, जिनमें हमने सारे ज़ीनोबायोटिक्स कंपाउंड को इन 6 क्लासेस में पूरा कैटेगराइज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक बात ये की हुई है कि ज़ीनोबायोटिक्स कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन बड़ी मुश्किल से होता है, या तो नहीं होता है या फिर बड़ी मुश्किल से होता है, पार्शियल होता है। जानते हैं कि कारण क्या है, रीजन क्या है इनके पीछे? इनके बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हैं, है ना। उनमें से एक रीजन की भी हम लोग बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे नेचर में जितनी भी मेटाबॉलिज्म, जितनी भी रिएक्शन होती है, तो हर रिएक्शन को चलाने के लिए कोई ना कोई एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलराइट, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन केमिकल कंपाउंड को डिग्रेड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप भी समझते हैं एंजाइम के लिए उसका सबस्ट्रेट, ये दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं, लॉक एंड की जैसे। ऑलराइट, तो हो सकता है कि जो हमारे ज़ीनोबायोटिक्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह कार्य ना करते हो। मतलब कि ये केमिकल कंपाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम है उनकी एक्टिव साइट से बाइंडिंग ही ना होते हो। जब बाइंडिंग नहीं तो ब्रेकडाउन भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इनका दूसरा कारण हो सकता है वो है इनकी स्टेबिलिटी का।
क्योंकि इन कंपाउंड्स में हैलोजन वगैरह तो बेसिकली प्रेजेंट है ही है। हाइड्रोजन की जगह पर जहां पर हैलोजन प्रेजेंट हो गया तो वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत स्टेबल हो गया। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण इन कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है या मुश्किल से हो पाता है। तीसरा जो पॉसिबल रीजन हो सकता है वो है इनकी इनसॉल्युबिलिटी, क्योंकि जो ज़ीरोबैटिस कंपाउंड है ये वाटर इनसॉल्युबल नेचर के ज्यादा होते हैं। तो इनसॉल्युबल नेचर होने के कारण कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन केमिकल कंपाउंड को एक्यूमुलेट नहीं कर पाता, नहीं ले पाता अपने सेल्स के अंदर, जिसके कारण इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। ऑलराइट, इनके स्ट्रक्चर में बहुत मजबूत बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑलराइट, मजबूत बॉन्ड्स प्रेजेंट है जिनके कारण जो आसानी से टूटते नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इनकी लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, बड़ी साइज, मॉलिक्यूलर साइज बड़ी होने के कारण कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोब इन केमिकल्स को अपने अंदर ले नहीं पाते, जिसके कारण इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इसके और भी कई सारे रीजन है, बहुत सारे कारण हैं कि क्यों इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। ऑलराइट, सो अब आज हम लोग को ये पढ़ना है कि इनका डिग्रेडेशन फिर होता कैसे है। सो ये इनकी मेजर कैटेगरीज है, ये रीजन है कि डिग्रेडेशन क्यों नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कि डिग्रेडेशन कैसे हो। डिग्रेडेशन के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो देखिए, जितने भी ये ज़ीरोबैटिस कंपाउंड है इनको डिग्रेड करने का एक तरीका है ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, हम इन केमिकल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर दें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, जैसे कि यदि मैं नाम लूं तो मोनोऑक्सीजनेस, ऑलराइट, डाइऑक्सीजनेस, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे ज़ीरोबैटिक्स के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंसर्ट कर देते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर बदल जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। देन उसके बाद जो रिंग स्ट्रक्चर, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो ओपन फॉर्म में आ जाता है और बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा दो कार्बन निकलती जाती है और स्ट्रक्चर टूटता जाता है। ये तो खैर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार से हमारे जो बैक्टीरिया है वो काम करते हैं इनको डिग्रेड करने में, मतलब कौन से एंजाइम इनको डिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारा सिंगल माइक्रोब कभी भी किसी एक ज़ीरोबैटिस को डिग्रेड करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता है। ऑलराइट, सो यहां पर हमें कुछ एडिशनल चीजें कुछ ऐड करनी पड़ेगी, हमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारे रहेंगे स्पेशली जो हमारे बैक्टीरिया है ना, हम बैक्टीरिया का यूज करेंगे इस ज़ीरोबैटिस के डिग्रेडेशन में। तो यहां पर उनका भी एक तरीका है। हम ये कर सकते हैं कि जैसे एक बैक्टीरिया अगर किसी ज़ीरोबैटिस को पूरी तरह से डिग्रेड अगर नहीं कर पा रहा है तो हम यहां पर दो कल्चर को यूज करें, दो बैक्टीरियल सेल का कॉम्बिनेशन यूज करें। होता है एक्चुअल में ये है कि एक बैक्टीरियल सेल किसी केमिकल कंपाउंड को स्टार्टिंग से किसी एक निश्चित कंपाउंड तक उसको डिग्रेड कर पाता है, मींस वो पार्शियली डिग्रेड करता है। तो दूसरा माइक्रोब जो हम यूज करेंगे वो दूसरा माइक्रोब ऐसा होना चाहिए जो पार्शियली डिग्रेडेड जो हमारा कंपाउंड है उसको फाइनल एंड प्रोडक्ट तक लेकर जाए। ऑलराइट, तो इसके लिए होना ये चाहिए कि जो प्रोडक्ट शुरुआत से पार्शियली हाइड्रोजन को बीच की स्टेज में पहुंचा है तो बीच की स्टेज वाला केमिकल कंपाउंड दूसरे बैक्टीरिया के एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह कार्य करना चाहिए। जैसी सबस्ट्रेट की तरह बाइंडिंग होगी वो उसको पूरा कंप्लीट कर देगा। यहां पर हम लोग स्यूडोमोनास और आर्थ्रोबैक्टर एल्कली जीन्स, हम इनके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। तो ये माइक्रोब्स मिलकर, क्योंकि इनके पास वाइड वैरायटी है एंजाइम्स की, तो ये अपने एंजाइम्स फैक्ट्रीज को यूज करके इन ज़ीरोबैटिस को फाइनल एंड प्रोडक्ट तक पहुंचा सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिग्रेडेशन का, कोमेटाबोलाइट एंड डेटिचस मेटाबोलाइट। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर यूज करते हैं। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि
एक ज़ीरोबाइटिक्स को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है उस एंजाइम को एक्टिवेट, क्योंकि ये एंजाइम का काम क्या करना है, इस केमिकल के साथ बाइंड करना है और इसको खत्म करना है। लेकिन इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक दूसरा कंपाउंड रखना पड़ता है। तो जो दूसरा केमिकल कंपाउंड होगा वो दूसरा वाला इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ऑलराइट, और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये पहले वाले के साथ बाइंड करेगा और खत्म कर देगा। मतलब इस को-मेटाबोलाइट वाले सिस्टम में एंजाइम को एक एडिशनल मेटाबोलाइट की आवश्यकता होती है। हम एक एडिशनल मेटाबोलाइट प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो, एंजाइम हमारा एक्टिवेट हो और डिग्रेडेशन को आगे कर सके। ऑलराइट, ग्रेटिट्यूस में इस मेटाबोलाइट में हमें एंजाइम हमारा पहले से ऑलरेडी वो एक्टिवेटेड होता है, हमें एक्टिवेट करने के लिए कोई एडिशनल मेटाबोलाइट ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑलराइट, डिग्रेडेशन के और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई ज़ीरोबाइटिक्स अगर बहुत हायर कंसंट्रेशन में है तो उसके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम पहले वाटर के द्वारा हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, देन उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स का यूज करके हम उनका डिग्रेडेशन करते हैं। एक बात और आती है कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ये जो प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी पॉल्यूटेंट को, किसी भी ज़ीरोबाइटिक को डिग्रेड कर दें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इस डिग्रेडेटिव प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल इनफॉलिबिलिटी। ऑलराइट, अलेक्जेंडर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल इनफॉलिबिलिटी का, जो कि ये कहता है कि ये माइक्रोब्स में नेचुरल जो टेंडेंसी है डिग्रेडेटिव कि वो किसी भी केमिकल कंपाउंड को डिग्रेड कर दे, ये प्रॉपर्टी कहलाती है माइक्रोबियल इनफॉलिबिलिटी की। ऑलराइट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी को हम डेवलप भी करा सकते हैं, कुछ तो नेचुरल भी हो जाती है, कुछ हम डेवलप भी करा सकते हैं। दो इसके अप्रोच है, पहला है जीन म्यूटेशन के द्वारा, हम म्यूटेशन कराकर जो एंजाइम की जो एफिनिटी है उसके सबस्ट्रेट के लिए हम उसको बढ़ा सकते हैं जीन म्यूटेशन के द्वारा, और दूसरा हमारा जो प्लाज्मिड, हम प्लाज्मिड के द्वारा इनको ट्रांसफर करके भी हम उनमें अपने माइक्रोब में हम ये प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकते हैं। So student, this is all about xenobiotics and its degradation. If you found any kind of doubt, so please ask. Thank you so much.